नमस्कार। आज हम नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A से जुड़े कुछ अहम अदालती दस्तावेजों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये दस्तावेज इस आप कह सकते हैं विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता को परखते हैं, खासतौर पर असम के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? इस पूरी कानूनी बहस के जो जरूरी नुक्ते हैं उनको समझना। मतलब ये धारा है क्या, इसे चुनौती क्यों मिली और फिर अदालत के तर्क क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक सूखा कानूनी मामला नहीं है। ये भारत के इतिहास से जुड़ा है, बड़े पैमाने पर हुए प्रवासन और पहचान के बहुत ही संवेदनशील सवालों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। इसे असल में 1985 के असम समझौते के बाद कानून में डाला गया था। अच्छा, असम समझौता, जी। जिसका मकसद ही था असम में जो अवैध प्रवासन की एक जटिल समस्या थी उसका कोई हल निकालना। अच्छा, तो ये असम समझौता इसकी जड़ में है। तो फिर ये धारा 6A आसान शब्दों में करती क्या है? देखिए, ये धारा जो है वो असम में बांग्लादेश, मतलब पहले का पूर्वी पाकिस्तान, वहां से आए प्रवासियों की नागरिकता को लेकर एक खास व्यवस्था बनाती है। ये प्रवासियों को मोटे तौर पे कहें तो 3 श्रेणियों में बांटती है, तारीखों के आधार पर। 3 श्रेणियां, ठीक है। पहली श्रेणी है उन लोगों की जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आ गए थे। पहले? हाँ, उन्हें उसी तारीख से यानी 1 जनवरी 1966 से ही भारत का नागरिक मान लिया गया। अच्छा। दूसरी श्रेणी है उनकी जो 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आए। अच्छा, ये बीच वाली श्रेणी। जी। अगर उन्हें प्रक्रिया के तहत विदेशी पाया जाता है तो उन्हें पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के बाद क्या होता है? मतलब क्या वो तुरंत नागरिक बन जाते हैं? नहीं, तुरंत नहीं। पंजीकरण के बाद उन्हें लगभग सारे अधिकार तो मिल जाते हैं जो नागरिकों के होते हैं, सिवाय एक अहम अधिकार के। वो क्या? वो 10 साल तक वोट नहीं दे सकते। 10 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और 10 साल पूरे होने पर वो पूर्ण नागरिक बन जाते हैं। अच्छा। और तीसरी श्रेणी है उन लोगों की जो 25 मार्च 1971 को या उसके बाद आए। बाद में? हाँ, इन्हें सीधा सीधा अवैध प्रवासी माना जाता है और कानून के मुताबिक देश से बाहर निकालने का प्रावधान है। ये 10 साल वोट ना दे पाना, ये अपने आप में नागरिकता की प्रकृति पर एक सवाल तो खड़ा करता है ना, कि क्या अधिकार ऐसे हिस्सों में दिए जा सकते हैं। खैर, ये तो ही धारा की बात, लेकिन इसे अदालत में चुनौती क्यों दी गई? क्या वजह थी? चुनौती के पीछे कई आधार थे। पहला और शायद सबसे बड़ा तर्क था अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। समानता का अधिकार। जी, समानता का अधिकार। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भाई सिर्फ असम के लिए ये अलग कानून बनाना और ये जो कट ऑफ तारीखें तय की गई हैं, ये भेदभावपूर्ण है, मनमाना है। अच्छा। दूसरा, अनुच्छेद 29(1) का हवाला दिया गया, संस्कृति के संरक्षण वाला। हाँ, जो अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। दलील ये थी कि बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने से असम की जो मूल संस्कृति है, पहचान है, वो खतरे में पड़ रही है। तीसरा, अनुच्छेद 355 का जिक्र था। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। तो यहाँ तर्क ये दिया गया कि ये जो अवैध प्रवासन है, ये एक तरह का बाहरी आक्रमण ही है और केंद्र सरकार राज्य की रक्षा करने में विफल रही है। दिलचस्प। और ये भी कहा गया था कि ये संविधान के शुरुआती नागरिकता प्रावधानों अनुच्छेद 6 और 7 के खिलाफ है, जो विभाजन के समय से जुड़े हैं। हाँ, वो भी एक पॉइंट उठाया गया था। ये तो हो गए चुनौती के आधार, काफी गंभीर आरोप हैं। अब देखते हैं अदालत ने इन पे क्या कहा। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ज्यादातर जजों ने धारा 6A को संवैधानिक माना। अच्छा। उसके लिए विशेष प्रावधान करना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। और कट ऑफ तरीके उन्हें मनमाना नहीं माना। नहीं, अदालत ने कहा कि ये तारीखें भी मनमानी नहीं है। ये 1971 के बांग्लादेश युद्ध जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इस तरह का अनोखा वर्गीकरण भविष्य के लिए एक जटिल मिसाल नहीं बना देता? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर बहस होती रहती है, पर उस समय अदालत ने माना कि ये वर्गीकरण असम की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उचित था। ठीक है। और संस्कृति वाले तर्क पर अनुच्छेद 29(1) कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आबादी में बदलाव हो जाने से, मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस से, ये अपने आप साबित नहीं हो जाता कि असमिया लोग अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहे हैं। धारा 6A
सीधे तौर पर संस्कृति के संरक्षण में बाधा नहीं डालती, ऐसा कोर्ट का मानना था। और अनुच्छेद 355 वाला तर्क, बाहरी आक्रमण वाला, उसको लेकर अदालत ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 355 ज्यादातर आपातकालीन शक्तियों और केंद्र के कर्तव्यों से जुड़ा है। आप सिर्फ इसके उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, और अनुच्छेद 6 और 7 से टकराव वाली बात का क्या हुआ? उस पर अदालत ने साफ किया कि संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी संप्रभु शक्ति है। अच्छा, और ये शक्ति संविधान के जो शुरुआती प्रावधान है जैसे 6 और 7 उनसे अलग और उनके ऊपर भी हो सकती है। हाँ, समझ गया। तो मतलब ज्यादातर जजों ने इसे सही ठहराया, लेकिन क्या सभी जज इस पर एक मत थे? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है इस कहानी में। जस्टिस पार्डीवाला का नजरिया थोड़ा अलग था। ओह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने माना कि जब धारा 6A3 मतलब वो हिस्सा जो 1966 से 71 के बीच आए लोगों से जुड़ा है, जब वो बना था तब शायद वो तर्कसंगत रहा हो। तब? हाँ, तब। लेकिन उनका मानना था कि समय के साथ इतने साल बीत जाने के बाद ये अब तरकीन हो गया है। तरकीन क्यों? उनका मुख्य बिंदु ये था कि इस धारा में कोई आखिरी तारीख, कोई डेडलाइन है ही नहीं कि कब तक इन प्रवासियों की पहचान और पंजीकरण का काम पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी, मतलब कानून बनने के इतने दशकों बाद भी, कोई व्यक्ति विदेशी घोषित किया जा सकता है, फिर वो पंजीकरण कराएगा और फिर 10 साल इंतजार करके नागरिक बनेगा। ये तो वाकई अजीब लगता है। हाँ, उनका कहना था कि ये बेतुका है और कानून का जो मूल उद्देश्य था कि भाई जल्दी पहचान हो और चुनावी भूमिकाओं से ऐसे लोगों के नाम हटाए जाए, वो उद्देश्य ही विफल हो जाता है। तो हमारे सामने दो मुख्य विचार आ गए। एक तरफ बहुमत का फैसला है कि कानून संवैधानिक है क्योंकि ये खास ऐतिहासिक समस्या का हल निकालने के लिए बनाया गया था जी। और दूसरे तरफ जस्टिस पार्डीवाला का नजरिया कि भले ही ये तब सही था पर अब ये अपनी समय सीमा या कहें प्रासंगिकता खो चुका है और एक तरह से मनमाना हो गया है। बिल्कुल सही। और कानून की संवैधानिकता के अलावा इसके अमल से जुड़े मुद्दे भी दस्तावेजों में सामने आते हैं। जैसे कि विदेशी न्यायाधिकरणों, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का काम करने का तरीका। ये वो खास अदालतें हैं जो ये तय करती हैं कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं। उनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। और असम में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की जो विशेष प्रक्रिया अपनाई गई नियम 4A के तहत, वो भी चर्चा में रही। उसमें लोगों को खुद आवेदन देकर साबित करना पड़ा कि वो नागरिक हैं, जो सामान्य जनगणना से काफी अलग प्रक्रिया थी। हाँ, वो तो काफी जटिल प्रक्रिया थी और दस्तावेजों में ये चिंता भी जताई गई है कि सीमाएं अभी भी मतलब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जी हाँ। और अवैध प्रवासन शायद अब भी हो रहा है। जी। भले ही 1971 के बाद आने वालों के लिए नागरिकता का कोई कानूनी रास्ता नहीं है, ये चिंता भी जाहिर की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये धारा 6 से एक बहुत ही जटिल कानूनी और राजनीतिक समझौते का नतीजा है। इसे असम की बेहद खास अनोखी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। सही कहा। अदालतों ने मोटे तौर पर इसे संवैधानिक माना है, लेकिन जैसा हमने देखा, जस्टिस पार्डीवाला की असहमति और इसके लागू होने की जो जमीनी हकीकत है, वो इस पर गहरे सवाल जरूर खड़े करते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई कानून जो एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में एक खास समस्या का हल निकालने के लिए बनाया गया हो, क्या वो हमेशा के लिए प्रासंगिक रह सकता है? ये बड़ा सवाल है। और कैसे कोई देश अपनी सीमाओं पर लगातार बदलती हुई जनसांख्यिकीय और सुरक्षा चुनौतियों और अपने ही किए हुए ऐतिहासिक समझौतों के बीच संतुलन बना सकता है? ये सवाल सिर्फ असम या धारा 6A तक ही सीमित नहीं है, ये कहीं ज्यादा बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करने के लिए वाकई बहुत कुछ है।